कर रहे थे कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स आपस में अपना एक जर्नल लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर जर्नल की फ्रिक्वेंसी, जर्नल का नेम, वो चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि एक जर्नल की क्वालिटी को मेजर करना है तो हम किस तरह मेजर करेंगे, उससे रिगार्डिंग एसओपीज, स्टेटमेंट ऑफ प्रोसीजर क्या है जिसको हम फॉलो करके किसी भी जर्नल की क्वालिटी को हम मेजर करेंगे। और हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन है हमारा, तो उसमें जर्नल आप रजिस्टर्ड करेंगे तो HEC के किस सेक्शन को आपको एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे, HEC का कौन सा सेक्शन इस जर्नल रिकॉग्निशन, जर्नल की रजिस्ट्रेशन को डील करता है या उसकी क्वालिटी को असेस करता है, तो वो आपका क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन का सेक्शन था, QAD का। तो पाकिस्तान में QAD का जो सेक्शन है HEC का, जितने भी जर्नल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये जो एग्जिस्ट करते हैं, तो QAD सेक्शन जो HEC का था उसने इसकी 4 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया हुआ है, जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जर्नल है इंक्लूडिंग पाकिस्तानी नेशनल जर्नल्स। तो उन 4 टाइप्स में हमने W कैटेगरी को डिस्कस किया था, X कैटेगरी थी, Y कैटेगरी थी और Z कैटेगरी थी। तो हमने बताया था कि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि Z कैटेगरी सबसे लोएस्ट कैटेगरी है जर्नल की। जब रजिस्टर्ड होगा तो ये इम्प्रूव होता हुआ Z से Y में जाएगा, Y से इम्प्रूव होता हुआ X में जाएगा, X से इम्प्रूव होता हुआ W में जाएगा। ये तभी इन कैटेगरी से अप, लोएस्ट कैटेगरी से जर्नल मूव होता हुआ अप कैटेगरी में जाएगा जब इसने HEC की जो गाइडलाइंस हैं, जो SOPs हैं जो हमने डिस्कस किए थे, उनको अगर वो फुलफिल कर रहा है। अदरवाइज ये लोएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी से लोएस्ट कैटेगरी में भी मूव कर सकता है और लोएस्ट कैटेगरी से HEC की जो रिकॉग्निशन है उससे रिमूव भी हो सकता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी जर्नल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको कैटेगराइज जो करता है, उनको जो रैंक करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसको थॉमसन रूटर्स कहा जाता है। तो थॉमसन रूटर्स ने जो जर्नल्स की कैटेगरी की हुई है, कैटेगराइज किया हुआ है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक इंडेक्स जर्नल है, ISI इंडेक्स जर्नल, और एक ISI नॉन इंडेक्स जर्नल है। ISI इंडेक्स जर्नल कौन से थे? जो आपकी, हमने मास्टर जर्नल लिस्ट की बात की थी, MJL, ठीक है, वहां पे आपके एग्जिस्ट करते हैं, उसकी ऑनलाइन डेटाबेस पे एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके ISI इंडेक्स जर्नल हैं। और ISI नॉन इंडेक्स जर्नल कौन से हैं? जो उस डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करते। ISI इंडेक्स जर्नल अगर है तो फिर उसका इम्पैक्ट फैक्टर हो भी सकता है और उसका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं भी हो सकता। अगर ISI इंडेक्स जर्नल है तो उसका अगर इम्पैक्ट फैक्टर है तो थॉमसन रूटर्स ने उसकी फर्दर 4 टाइप्स में उसको जर्नल को कैटेगराइज किया हुआ है। इन 4 टाइप्स को Q1 कैटेगरी, क्वार्टर 1, Q2 कैटेगरी, क्वार्टर 2, Q3 कैटेगरी, क्वार्टर 3 और Q4 कैटेगरी, क्वार्टर 4 में डिवाइड किया है। यानी जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं, थॉमसन रूटर्स ने उनको W कैटेगरी, HEC पाकिस्तान में जो HEC का अदारा है वो उनको W कैटेगरी में लाता है, और थॉमसन रूटर्स वो कहता है कि जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है उनकी इन Q4, ये जो Q1, Q2, Q3, Q4, इन 4 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी हो सकती है।
तो इन 4 कैटेगरीज में हमने बात की थी कि Q1 जो है, ओवरऑल इन 4 कैटेगरीज को अगर हम 100% वेट दें तो Q1 कैटेगरी में जो जर्नल्स हैं वो टॉप, अच्छा इन 4 कैटेगरीज में से Q1 जो है आपकी सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जर्नल की रैंकिंग में आएगी, और Q4 जो है इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल की सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आएगी। इम्पैक्ट फैक्टर की मैं जस्ट बात कर रहा हूँ। तो Q1 कैटेगरी के अंदर टॉप 25% आपके पास जर्नल आएंगे। Q2 के अंदर यानी 1% से लेके 25% तक जो जर्नल है वो Q1 कैटेगरी में आएंगे। 26% से लेके 50% तक Q2 कैटेगरी में आएंगे। 53% से लेके 75% तक जो जर्नल्स है वो Q3 कैटेगरी में आएंगे, और 76 से लेके 100% तक जो कैटेगरी बनती है, जो रेंज बनती है, वो Q4 कैटेगरी में आएंगे। तो अगर इनमें एक जर्नल है लेट्स से वो Q1 कैटेगरी में है और एक जर्नल है लेट्स से वो Q4 कैटेगरी में है, तो इसमें कौन से जर्नल की जो रैंकिंग है वो हाई होगी? जी स्टूडेंट। Q1 की। जी क्लियर है बाकियों को भी ये बात? Q1 हाईएस्ट कैटेगरी है, ठीक है, और Q4 सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल की मैं बात कर रहा हूँ। तो कॉन्फ्रेंस का मैंने लेकिन सर बताया, सबसे लो इम्पैक्ट फैक्टर तो 0 नहीं होता हमारे पास, तो वो तो फिर Q1 कैटेगरी में नहीं लाए करेगा जब 1 से 16 तक वो जा रहा है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, क्वेश्चन रेज किया था किसी स्टूडेंट ने। इम्पैक्ट फैक्टर का Q कैटेगरी से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। पहली चीज ये है कि जिन जर्नल्स का इम्पैक्ट फैक्टर है वो Q कैटेगरी में लाए करेंगे। पहली चीज, नॉन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल तो लाए कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब इम्पैक्ट फैक्टर लेट से एक जर्नल है उसका इम्पैक्ट फैक्टर है 1.5 और दूसरा जर्नल उसका इम्पैक्ट फैक्टर लेट से 3 है, तो हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर का हरगिज ये मीनिंग नहीं है कि उस जर्नल की Q कैटेगरी भी हाईएस्ट होगी, में भी हो सकती है। हमने इस तरह की लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल देखी थी कि जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर तो लो था लेकिन उसकी Q कैटेगरी हाईएस्ट थी, और दूसरा जर्नल हमने देखा जिसका इम्पैक्ट फैक्टर हाई था लेकिन उसकी Q कैटेगरी लो थी। क्लियर है ये बात? जी स्टूडेंट, किसी जो का? फिर हम Q1 और Q4 के दरमियान में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 1 से 16%, 26 से ऑनवर्ड और फिर लास्ट 75 से 100 वाला, तो ये सर फिर किस बेसिस पे हम कर रहे हैं? ये इस बेस पे है कि थॉमसन रूटर्स ने अपने एसओपीज डिफाइन किए हुए हैं। जिस तरह एचईसी के एसओपीज थे ना, हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, तो थॉमसन रूटर्स भी जर्नल की क्वालिटी को जब असेस करता है तो वो उन पैरामीटर्स को जो डिफाइन है उनको डिस्कस मद्देनजर रखता है। लाइक वो पैरामीटर्स क्या है कि इस जर्नल ने पूरे ईयर में कितने आर्टिकल्स पब्लिश किए, सही। इस जर्नल को ने पूरे ईयर्स में जितने आर्टिकल्स पब्लिश किए उसको कितनी साइटेशन लगी, कितना सही। दूसरे जर्नल्स ने उसको साइट किया, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी आपने अभी कही है कि इम्पैक्ट फैक्टर्स का ताल्लुक क्यू कैटेगरी से नहीं है, क्या ऐसा ही आपने कहा है सर? नहीं, मैंने कहा है कि जिन जर्नल्स का इम्पैक्ट फैक्टर है वो क्यू कैटेगरी में लाई करेंगे। और फिर आप अब क्यू कैटेगरी के अभी आपने कौन ये सी, कहा था ना। जी जी। वो क्यू जिन जर्नल्स का इम्पैक्ट फैक्टर है उनकी कोई Q1 से लेके Q4 तक कोई कैटेगरी से वो बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब वो किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, मैंने जो स्टेटमेंट उसमें कही कि हो सकता है किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर लो लेकिन उसकी Q कैटेगरी हाइयर हो, और ये भी हो सकता है कि किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर हाई हो लेकिन उसकी Q कैटेगरी लो हो। ये एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में भी जो JCR मैंने शेयर की हुई थी उसमें हमने देखी थी
एक जर्नल था जिसका इम्पैक्ट फैक्टर तो 0.9 0.8 के करीब लाई कर रहा था, लेकिन उसकी क्यू कैटेगरी आई थिंक Q3 थी। और एक जर्नल था जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 2.5 या 3 के राउंड अबाउट था, लेकिन उसकी क्यू कैटेगरी Q4 थी। ऐसे ही था सर। जी, समझ लग गई ये बात? यस सर। अच्छा, अब एक जर्नल है, मैंने उसकी साइटेशन की बात की ना कि एक जर्नल एक साल में कितने आर्टिकल पब्लिश करता है, पहली चीज। सेकंड चीज कि उस जर्नल ने जो आर्टिकल्स पब्लिश किए, उस जर्नल से हट के दूसरे जर्नल के जो आर्टिकल्स थे, कितने लोगों ने उसके जर्नल के आर्टिकल्स को साइट किया। जितने ज्यादा साइट करेंगे उतना ज्यादा उसकी रैंकिंग बढ़ने के चांस है, और जितने कम करेंगे उतना ज्यादा। मैंने बताया था कि इम्पैक्ट फैक्टर जो कैलकुलेट होता है वो टोटल साइटेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल साइटेशंस ऑफ जर्नल इन दैट पर्टिकुलर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड बाय द जर्नल इन दैट पर्टिकुलर ईयर, इस पे होता है। यानी एक जर्नल ने लेट से पिछले साल में एक पर्टिकुलर ईयर, मैंने बताया था कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक ये पूरा ईयर कंसीडर होता है, अगर हम ये नॉर्मल बात करें JCR के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब इम्पैक्ट फैक्टर की बारी आती है तो वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कंसीडर होता है ईयर। अब जिस तरह हमने बात की थी कि JCR 2020 आई, तो JCR 2020 का क्या मीनिंग है? ऑल दो वो आई तो जून में है, लेकिन उसने जो साइटेशंस और आर्टिकल्स पब्लिश जो कंसिडर किए हैं वो 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक वाले थे। समझ लग गई ये बात? अक्सर जर्नल चेक करते हैं कि जब दिसंबर का मंथ आता है, नॉर्मल आर्टिकल्स वो पब्लिश कर रहे होते हैं। दिसंबर में जो आर्टिकल्स, दिसंबर का मंथ आता है उसमें अपनी साइट पे आर्टिकल्स लाते ही नहीं है, पब्लिश ही नहीं करते। उसका क्या रीजन होता है? जाहिर सी बात है, जो इशू आपका दिसंबर में पब्लिश होगा वो आर्टिकल काउंट में तो आएगा, लेकिन उसको लोग साइट नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? साइटेशन एकदम तो नहीं आ जाती ना कि अभी आज ही आपका आर्टिकल आया और लोग इसको साइट कर दे कल। इसको तो जो लोग आज अगर आपका आर्टिकल आया है और कल को कोई साइट करता है तो वो अपना पेपर कल अगर सबमिट करवा रहा है तो उसको पेपर 6 मंथ 4 मंथ 2 मंथ बाद रिव्यू होकर ही ऑनलाइन आएगा ना। जी, ये बात समझ लग गई? अच्छा, अब सेकंड चीज, एक इम्पैक्ट फैक्टर किस तरह कैलकुलेट होता है? टोटल आर्टिकल्स पब्लिश्ड, टोटल साइटेशंस डिवाइडेड बाय टोटल आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन पर्टिकुलर ईयर। और ईयर मैंने बताया कि 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक कंसीडर होता है। जी, मोहम्मद फयाज, आपने हैंड रेस किया क्वेश्चन के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, पूछना यह था कि अगर एक मतलब बंदा आर्टिकल लिखता है, लिखने के बाद जब वो उधर भेजता है जर्नल में, मतलब वो एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद उसको साइटेशन तब मिलती है कि जब बंदा उस स्पेसिफिक फील्ड का बंदा जब वो सर्च करता है। मसलन जैसे हम सर्च करते हैं कि एक सर्च पेपर को सर्च करते हैं साइटेशन के लिए, तो उसके उसके साथ ईयर मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल 2020 हम मेंशन कर देते हैं, तो हमारा जो 2020 में पब्लिश होगा फिर वो सामने आएगा और इसी तरह फिर वो देख के फिर साइटेशन करेंगे। जी बिल्कुल, मैंने गूगल स्कॉलर की बात की थी। तो लेट जी से सर। आपने अपना आर्टिकल आज आपका पब्लिश होकर, पहली चीज तो ये है कि साइटेशन उस जर्नल को तब लगती है जब आर्टिकल पब्लिश होकर एक्सेप्ट होकर जर्नल की वेबसाइट पे आ जाता है ऑनलाइन। सर जी वैसे वो ऐसे ही होता है ना कि जैसे सारे बस उधर भेज देते हैं, मतलब उस पे गूगल स्कॉलर पे पड़े होते हैं, तो उसके लिए कोई खास मतलब साइन तो नहीं होता ना कि हमारा पेपर ये है हमें साइटेशन करें, या नहीं, इस किस्म का नहीं होता, ऐसा बस वो कुछ तो भी नहीं ये होता। यूजर पे डिपेंड करता है। ऐसा ही है, यूजर तभी उसको साइट करेगा जब उसको उसकी टेक्निक वो अच्छी फील्ड पे लगेगी। डिपेंड करता है कि किस फील्ड का, उस फील्ड का अगर कोई सर्च करे उसे। जी जी।
यूजर देखें, अब आपने मशीन लर्निंग पे लेट से कोई काम किया है, तो पहली चीज तो ये है कि वो आर्टिकल तब साइट होगा जब जर्नल उसको एक्सेप्ट करके अपनी साइट पे पब्लिश कर देगा। अपनी जी सर। साइट पे पब्लिश करने के बाद 1 वीक के टाइम के बाद, 2 वीक के टाइम के बाद जब जर्नल की साइट पे आ जाता है, तो गूगल स्कॉलर की जो डेटाबेस है, ये उस जर्नल की साइट पे जितने आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं उनको फेच करके अपनी डेटाबेस में ले आती है। ठीक है। जी जी सर। अब जी जो बिल्कुल। बंदा, मैक्सिमम लोग जितने भी आर्टिकल सर्च करते हैं वो गूगल स्कॉलर के ऊपर जो इंडेक्स हुए होते हैं, आ रहे होते हैं, उन्हीं को साइट करते हैं। सर जी ऐसा तो नहीं है कि मतलब 2020 में बहुत सारे लोगों ने किया पेपर जो है ना, वो एक ही जर्नल में भेजा और उस जर्नल ने बहुत सारे पेपर एट अ टाइम जो है वो शेयर किए या पब्लिश कर दिए। तो उसके बाद क्या होगा कि ऐसा ना हो कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल जनवरी में किया है और एक बंदे ने दिसंबर में किया है, तो वो दिसंबर वाला ऊपर आ जाएगा, जनवरी जो है वो नीचे है भी सेम इस फील्ड। तरह नहीं होता। गूगल एक तो ईयर वाइज डाटा शो करता है। अगर आपने 2020 सिलेक्ट किया, उसके लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शन आ रही है, तो 2020 में उस फील्ड के ऊपर जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं, आर्टिकल जो पब्लिश हुए होंगे वो शो करेगा। एनी टाइम की ऑप्शन पे टिक करेंगे तो वो पिछले भी शो कर देगा, 2019, 2017, 16 उस कीवर्ड के ऊपर जो आपने दिया है। जी और ओके एक सर। आर्टिकल टॉप पे तब आएगा जब उसको ज्यादा लोगों ने साइट किया होगा। लेट से आप कहते हैं मैं मशीन लर्निंग के आर्टिकल फाइंड आउट कर रहा हूँ, कीवर्ड है मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग के ऊपर जो लोगों ने काम किया होगा, जब आप कीवर्ड देंगे तो मशीन लर्निंग के आर्टिकल्स गूगल स्कॉलर की सर्च में आएंगे, और टॉप आर्टिकल्स वो होंगे जिनको ज्यादा लोगों ने साइट किया होगा। तो ज्यादा लोगों ने साइट क्यों किया होगा ना आर्टिकल्स को, उसका एक रीजन है कि उन्होंने अच्छा काम किया होगा और हर एक ने उसको अपने काम में रेफर किया है। तो जब आप किसी दूसरे बंदे के काम को अपने काम में रेफर करते हैं, ठीक है, तो इस केस में आप उसके आर्टिकल को मस्ट साइट करते हैं। अगर आप साइट नहीं करते तो ये चीज प्लेजरिज्म में आ जाती है। हमारा इस सेक्शन के बाद नेक्स्ट सेक्शन प्लेजरिज्म के ऊपर है कि प्लेजरिज्म होती क्या है और किस तरह इसको अवॉइड करते हैं। जी क्लियर है सबको?